आप देख रहे हैं सैन्य सारांश यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे रूसी यूक्रेन युद्ध के बारे में। जितनी भी ताजा तरीन खबरें निकल कर आ पाई हैं बीते 24 घंटे में, काफी सारी रोचक खबरों की चर्चा हम करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं क्राइमिया में यूक्रेनियन ड्रोन हमले। क्राइमिया में ये एक ऑयल डिपो टाइप से मुझे कुछ दिख रहा है। थोड़ा सा जूम इन करने की अगर कोशिश हम करते हैं तो ये एक एयरबेस की तरह निकल कर आता है। ये आप देख सकते हैं, या ये एक रूसी सेना का एयरबेस है जहां पर कुछ ऑयल टैंक्स भी होंगे जरूर यहाँ पर, क्योंकि जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स और अलग अलग प्रकार के प्लेन्स हैं इनको ईंधन सप्लाई करने के लिए, ईंधन स्टोर करने की भी फैसिलिटी होगी। ये हर एयरफील्ड के आसपास कहीं ना कहीं अक्सर पाई जाती है। इन्हीं जगह ये यूक्रेनियन ड्रोन हमले देखने को मिले थे। जापोरिजिया की हम बात करते हैं। जापोरिजिया फ्रंट लाइन में देखें तो नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस वैसे यहाँ पर ऑपरेट करती हैं, हमें पता है। और 70 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान यहाँ बताया गया था रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में। 13 मोटार व्हीकल, 4 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन, एक मटेरियल डिपो, और ये सभी न्यूट्रलाइज किए गए थे। थोड़ा सा ही हम ईस्टवर्ड जाते हैं, ईस्ट की ओर, पूर्वी दिशा की ओर, तो ये बहुत सारे फ्लैग आइकन्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ सफलता, कंफर्म्ड सफलता देखने को मिलती है। ये खेत खलियान के इलाके जो आप देख पा रहे हैं, मैदानी इलाके, और ये एक गांव, ये सब पूरी तरीके से रूसी सेना के कंट्रोल में आ चुके हैं, नियंत्रण में आ चुके हैं। इस बात के वीडियो सबूत भी निकल कर आ चुके हैं, जो कि मैं लोड करके फुल स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एफपीवी ड्रोन बमबारी पहले तो हमें देखने को मिलती है, फिर कुछ फैब बमबारियां अलग अलग एपिसोड्स में ऐड करके और ये देखने को मिलती है। उसके बाद कुछ टैंक्स, कुछ आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, कुछ सप्लाई कार्स और व्हीकल्स को तबाह किया जाता है। और वीडियो के आखिरी भाग में ये एक रूसी सैनिक दिखाई देते हैं अपनी ब्रिगेड का झंडा लहराते हुए, जिसके आधार पर ये बदलाव किए गए हैं। और भी दो गांव हैं जिनकी बात की जा सकती है, या ब्लू कोवे, और ये जो जो भी गांव है इसका नाम है रिवनोपिलिया। रिवनोपिलिया और याबलू कोवे नाम से ये दो गांव कंटेस्टेड इलाके में जोड़े गए हैं। ज्यादातर सूत्रों का कहना है कि इन दो गांवों पर और आसपास के जितने भी सफेद रंग में खेत खलिहान के इलाके दिख रहे हैं, ये सब रूसी सेना के कंट्रोल में, नियंत्रण में आ चुके हैं। और यहाँ पर रिपोर्ट की बात करें तो वॉस्तव ग्रुप ऑफ फोर्सेस यहाँ पर ऑपरेट करती हैं। 220 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान इनके एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में बताया गया था। थोड़ा सा उत्तर जाए तो वेलिको मिकोलाइव का वेलिको मिखाइलिवका, जी हाँ, वेलिको मिखाइलिवका नाम से ये एक छोटा सा शहर है। इसकी ओर भी ऑफेंसिव ऑपरेशंस लगातार रूसी सेना के चल रहे हैं। हालांकि इस बात के कोई वीडियो सबूत अभी पुख्ता आ नहीं पाए हैं, लेकिन जल्दी ही मेरे ख्याल से आ जाने चाहिए। नोवो पावलिवका शहर के बारे में भी सेम कहानी कही जा सकती है। यहाँ पर भी अभी कोई वीडियो सबूत निकल कर नहीं आ पाए हैं, लेकिन पक्रोव्स्क शहर से निकल कर आ पाए हैं। जी हाँ, ये आप एक छोटा सा लाल इलाका देख सकते हैं, ये रूसी सेना ने अपने कंट्रोल में ले लिया। यहाँ पर एक गैस स्टोरेज फैसिलिटी भी मुझे दिख रही है रेलवे लाइन के पास में ही, और यहाँ पर ये रेलवे लाइन से लगा हुआ ही मेन मुख्य इलाका है। यूक्रेनियन लॉजिस्टिक लॉसेस, एक कुछ वीडियो भी निकल कर आया था, जो कि मैं चाहूंगा कि ये जल्दी से अगर लोड हो जाए तो इसमें हमें दिखाई देगा कि क्या कितने किस प्रकार से लॉसेस रहे हैं यूक्रेनियन सेना के। सारी वीडियो देखने बैठेंगे तो लंबा हो जाएगा, 5 मिनट या कहें 4 मिनट 54 सेकंड की ये एक वीडियो है खाली। लेकिन खैर, यहाँ पर मेरे इंटरनेट में भी शायद कुछ दिक्कत आ रही है आजकल। एनसीआर दिल्ली में ये इंटरनेट उतना अच्छा चल नहीं रहा है, लेकिन खैर यहाँ पर काफी सारे नुकसान देखने को मिलते हैं यूक्रेनियन सेना के लिए। और पक्रोव्स्क शहर की बात करें परसेंटेज वाइज तो मेरे ख्याल से 95% एरिया, या मोर देन 90%, 90% से ज्यादा इलाका पक्रोव्स्क शहर का रूसी सेना के कंट्रोल में आ चुका है। विथ कंफर्म्ड वीडियो
एविडेंस, पुख्ता वीडियो सबूत के आधार पर ये बात कही जा रही है। पक्रोव्स्क के आसपास देखने की कोशिश करें, रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट ये यहाँ पर निकल कर आनी चाहिए, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कुछ और इलाकों की। मिर्नोग्राड के आसपास भी ये देखने को मिलते हैं। ये कंटेस्टेड इलाके हैं जहां पर ये AK-47 का आइकन आप देख पा रहे हैं और ये फ्लैग आइकन्स आप देख पा रहे हैं। ये सब कुछ हमें एक ही बात को दर्शाता है कि यहाँ पर अब ये ऑपरेशन अपने लास्ट फेज में आ चुका है। अब ये पक्रोव्स्क मिर्नोग्राड ऑपरेशन अब बिल्कुल अपने लास्ट फेज में है और मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन के अंदर हमें कोई ना कोई बहुत बहुत बड़ी खबर मिलने वाली है, जैसे कि पूरे पक्रोव्स्क या मिर्नोग्राड पर रूसी सेना का कब्जा। रोडिंस के गांव में भी एक छोटी सी सफलता देखने को मिली है। ये रिहायशी इलाका जो आप देख रहे हैं ये रूसी सेना ने अपने कंट्रोल में लिया है। हालांकि यहाँ पर अटैक्स और काउंटर अटैक्स का जो सिलसिला है ये लगातार चल रहा है रूसी सेना और यूक्रेनियन सेना के बीच में। बात करें सेंट्रल ग्रुप ऑफ फोर्सेस की तो 229 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान इनके द्वारा बताया गया था बीते 24 घंटे में देखने को मिलता है। एक और छोटी सी सफलता ये मैदानी इलाके में है। ये इलाका वापस अपने कंट्रोल में लाया है रूसी सेना ने बहुत सारे काउंटर अटैक्स के माध्यम से। और आगे देखें तो सिबियस्क के आसपास ज्यादा कुछ खास नहीं है। यू ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट में 190 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र हुआ था। कुपियांस्क शहर की ओर देख लेते हैं, शायद कुछ खास मिल जाए। ना ही कुपियांस्क शहर की ओर भी हमें ज्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। और इसके अतिरिक्त बात करें यहाँ पर तो ज़ैपेट ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट शायद आज हमारे एडिटर पिन करना भूल गए हो, लेकिन देखते हैं उत्तर की ओर देखें तो वोप्चांस्क शहर के पास में भी ये एक छोटा सा गांव आप देख पा रहे हैं। ये पूरी तरीके से रूसी सेना के नियंत्रण में आ चुका है। इस बात की आधिकारिक पुष्टि की गई थी रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा, जिसके आधार पर ये सब बदलाव किए गए। और 120 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान भी इसमें बताया गया है नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में। खैर ये काफी दिन बाद एक ठीक ठाक सफलता देखने को मिलती है हाँ ये रूसी सेना के लिए। और एयर डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट की बात करते हैं हम तो 130 यूक्रेनियन ड्रोन्स को मार गिराया गया था रूसी एयर डिफेंस सिस्टम्स के द्वारा। एक्चुअल नंबर ऑफ ड्रोन्स इससे थोड़ा ज्यादा ही हो सकते हैं क्योंकि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 100% एक्यूरेट नहीं होता है। और इस प्रकार से बढ़ते हुए आगे बैच ऑफ सोलेंस्क रोस्टेक डिलीवर्ड अ बैच ऑफ दिस फ्लेम थ्रोअर सिस्टम। जी हाँ, ये फ्लेम थ्रोअर सिस्टम है जिसे हम टॉस के नाम से भी अक्सर हम जानते हैं। ये टॉस फ्लेम थ्रोवर सिस्टम का एक न्यू बैच रोस्टेक कंपनी ने जो कि रूसी सेना के लिए अलग अलग प्रकार के हथियार बनाती है, बहुत प्रकार के, इन्होंने ये फ्लेम थ्रोवर सिस्टम का एक न्यू बैच ये सौंप दिया रूसी सेना को, जो कि एक अच्छी बात है रूसी सेना के लिए। दिमित्री पेस्कोव क्रेमलिन स्पोक्स पर्सन है, इनके बहुत सारे स्टेटमेंट आए थे कि इट इज अनलाइकली दैट अ सिंगल स्टेटमेंट कैन बी सीन एज अ ट्रेंड। एक स्टेटमेंट के बल पर कोई ट्रेंड नहीं सेट करना चाहिए। दिस इज अनकैरेक्टरिस्टिक स्टेटमेंट फॉर स्टब्स हु अंटिल नाउ बिलोंग्ड टू द हॉक मिलिट्रिस्ट कैंप। ये बहुत सारी प्रकार की बातें थी। रशिया विल एक्ट अकॉर्डिंग इफ द यूएस रिटर्न्स टू न्यूक्लियर टेस्टिंग। यूएस अगर न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो रूस भी पीछे नहीं हटेगा। यूक्रेन के जो स्टेटमेंट है ये नेगोशिएशंस को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। यूक्रेन, हकीकत बात तो ये है कि यूक्रेन नेगोशिएशंस चाहता ही नहीं है, क्योंकि अगर ये युद्ध समाप्त हो गया किसी तरीके से तो जेलेंस्की अपनी कुर्सी से हाथ धो बैठेंगे। और भी कुछ बातें, कुछ मुद्दे चल रहे थे। मारिया जखरोवा प्रिजनर्स एक्सचेंज की रजीम ने अपना वादा एक बार और तोड़ा है। 1200 प्रिजनर्स एक्सचेंज का ये संख्या बल है, इस पर एग्रीमेंट हुआ था रूस और यूक्रेन में, लेकिन इसका 30% ही एक्सचेंज किया है यूक्रेन ने। अपने ही सैनिकों को वापस लेने से, उनकी लाशें वापस लेने से इनकार कर दिया यूक्रेन ने। हालांकि इसके लिए तुर्की की यात्रा पर भी गए थे यूक्रेनियन लीडर्स, यूक्रेनियन ऑफिशियल्स। इस्तांबुल तुर्की में है, यहाँ पर भी यात्रा के लिए आए थे शायद 2-3 दिन के भीतर ही प्रिजनर्स एक्सचेंज वापस से स्टार्ट करवाने के लिए। लेकिन उसके
उसके बाद फिर वापस से यही चीजें रिपीट होती हुई रूस और यूक्रेन के बीच में दिखाई देती हैं। और आगे कुछ बात करने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें, डिक्लेरेशन ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ इंटरस्टेट रिलेशंस। जी हाँ, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ रूस के जो संबंध है ये और अच्छे लेवल पर जा रहे हैं और ज्यादा बूस्ट अप हो रहे हैं। सीएसटीओ यानी जो भी हो, मुझे इसका अभी फुल फॉर्म अभी ध्यान नहीं आ रहा। सीएसटीओ कंट्रीज के बीच में एंगेजमेंट और ज्यादा बढ़ रहा है। स्टेटमेंट फ्रॉम द G7 फॉरेन मिनिस्टर समिट। G7 यानी पश्चिमी देशों का ही ये समूह है, अमेरिका, इटली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और और कुछ और एक दो पश्चिमी देश, इनके द्वारा, इन सब देशों के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा यूक्रेन का सपोर्ट वापस से फिर एक बार ये जताया गया था और सीज फायर की मांग की गई थी, जो कि कोई नई बात नहीं है, ऐसा होता ही रहता है। आगे हम देखें थोड़ा सा एयर डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोड हो नहीं पा रही है। मैं एक बार और इसे लोड करता हूँ।